ठीक है आलोक, अब शुरू करिए आप। सर मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर आ रहा है। जी सर। पीपीटी नहीं शेयर हो रही है। लोग में दिखा आवाज आ रही। हो रही है सर। आप दिख पीपीटी शो नहीं अभी शो, हाँ अब शो हो रही। कल सिद्धांत को सर आपकी आवाज बिल्कुल टेड भी थ्योरी के नहीं बारे आ में रही पढ़ा। है। आलोक आ रही है आवाज सर? भी नहीं आ रही एकदम। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही सर, बिल्कुल भी नहीं। एक सेकंड, फिर से शेयर करते हैं हम। शो हो रही है अभी स्लाइड? स्लाइड पहले भी शो हो रही थी, आवाज नहीं आ रही थी। आप आ रही है सर? आप देखिए। हाँ आवाज अब आ रही। आ रही है लेकिन बहुत और स्लो आ रही है, थोड़ा सा लाउड बोलिए सर प्लीज। ठीक है। और पीपीटी शो हो रही है कि नहीं? यस हो सर। रही है, हो हाँ रही है। पीपीटी शो हो रही। चलिए। तो कल हमने बात किया था, ये सब हो गए थे। नेतृत्व के सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे। ट्रेड थ्योरी के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे गिसेली महोदय ने जो एक अच्छे नेता में जो गुण होते थे उन लोगों में हम लोगों ने देखा था उनकी जो फर्स्ट तीन चीजें उन्होंने दी थी, जिसमें योग्यताओं के अंतर्गत हमने देख लिया था कि एक कुशल शैक्षिक नेतृत्व में पर्यवेक्षण योग्यता क्या होती है, बुद्धिमत्ता क्या होती है और पहल करना क्या होती है। हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे आज। उनका दूसरी थी उनका व्यक्तित्व गुण। उन्होंने ये कहा कि जो एक नेता होता है उसका जो व्यक्तित्व होता है वो कहीं ना कहीं उसके जो शैक्षिक नेतृत्व होता है कहीं ना कहीं उससे प्रभावित करता है। इसलिए उसमें कुछ गुणों उन्होंने व्यक्तित्व गुण में उन्होंने चार गुण को बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा स्व आश्वासन। जब तक एक कुशल नेता में स्व आश्वासन, खुद पर विश्वास नहीं होगा, तब तक वह कुछ भी कार्य नहीं कर सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि एक अच्छा कुशल नेतृत्व वही इंसान कर सकता है अगर वह खुद पे, अगर उस पर भरोसा नहीं है तो वह दूसरे पे भरोसा नहीं कर सकता और बगैर भरोसे के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं किया सकता। इसलिए गिसेली महोदय ने कहे कि स्व आश्वासन, उसे अपने ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। एक डिसीजन मेकिंग जिसे हम निर्णायक कहते हैं, निर्णय क्षमता जिसे हम कहते हैं, तभी वह कोई निर्णय ले सकता है और अपने समूह की प्रगति के लिए, उत्थान के लिए वह कोई भी एक सही निर्णय की ओर अग्रसर हो सकता है। उन्होंने तीसरी चीज कही परिपक्वता। परिपक्वता अपने आप में बहुत बड़ा व्यापक शब्द होता है, क्योंकि जब तक मेच्योर इंसान नहीं होता, चाहे वह शारीरिक रूप से हो, चाहे वह संवेगात्मक रूप से, वह हर क्षेत्र में जब तक वो ये चीजों को लेता है, मेच्योर है, तब तक वो कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। क्योंकि एक मेच्योर, अगर कोई भी नेतृत्व या किसी भी आम इंसान की अगर हम बात करें, तो जब तक वह अपनी मेच्योरिटी को प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक वह कोई भी कार्य नहीं कर सकता। क्योंकि ऐसे तमाम प्रॉब्लम्स आती रहती हैं
एक कुशल नेतृत्व के अंतर्गत, जिससे उसमें कभी कभी वो हार का भी सामना करना पड़ता, असफल भी होता है, तो उसमें कुंठा आ जाती है। उन कुंठाओं से बचने के लिए अगर व्यक्ति में परिपक्वता नहीं रहेगी, मेच्योर नहीं रहेगी, क्योंकि परिपक्वता का अर्थ ही होता है ऊपर से पका हुआ। अगर वह इंसान आप अपनी परिपक्वता को नहीं दर्शा पाता है, तब तक वह एक कुशल नेतृत्वकर्ता नहीं हो सकता है। कार्य वर्ग सजातीयता, यहाँ पे गिसेली महोदय ने कहा कि जब तक वह कार्य, क्योंकि कोई भी कार्य जब नेतृत्व होता है, जब वो कार्य करेगा किसी वर्ग के लिए, अगर वो सजाती है, एक ही रूप रंग के हैं, तो वो कार्य कर सकता है। अन्यथा अलग अलग डिपार्टमेंट में उसे अलग अलग चीजों का प्रशिक्षण लेना अत्यंत आवश्यक होगा। जैसे हम एक कुशल शैक्षिक नेतृत्व की बात करें, अगर उसमें प्रशासन के अंतर्गत उसके गुण हैं, तो प्रशासन का कार्य अगर उसे सौंप दिया जाए तो वो अच्छे तरीके से उस कार्य को कर सकता है। अगर हम उसे टीचिंग की बात की जाए, अगर उसमें टीचिंग की गुण विद्यमान है, पढ़ाने का अधिगम कराने का उसके पास गुण विद्यमान है, तो वह उस चीज को कर सकता है। इसलिए गिसेली महोदय कहते हैं कि जिस कार्य के लिए, जिस वर्ग के लिए, जातीय के लिए उसे उस कार्य में, हम बात करते हैं उनके तीसरे पॉइंट पे, प्रेरक। क्योंकि किसी भी कार्य करने को हम अधिगम की बात करते हैं अगर, तो हम ये देखते हैं कि कोई भी कार्य हम अधिगम तो कर लेते हैं, अगर उसमें हम मोटिवेशन, प्रेरक अगर चीजों को डाल लें, तो अधिगम हमारा और भी ज्यादा प्रभावी होता है। इसलिए इस बात पर हैं कि एक व्यक्ति जो शैक्षिक नेता, उसमें अगर प्रेरक विद्यमान कर दी जाए, तो अपने कार्य को और तरीके से हो सकता है। इसके लिए व्यवसायिक उपलब्धि की आवश्यकता, उससे अपने जो भी क्षेत्र है, जैसे उसका वोकेशनल अचीवमेंट है, उसकी उसे नीड्स होनी चाहिए। क्योंकि बगैर आवश्यकता के आज भी कोई भी इंसान कोई भी कार्य करने के लिए तैयार नहीं होता है। अगर वह समूह का ही सदस्य है, तो और भी उस कमियों को, जो छोटी छोटी कमियां हैं, उन बारीकियों को समझने का प्रयास कर सकता है, और आगे उस समस्या को आगे ले जा करके उसका समाधान खोजने की कोशिश कर सकता है। आत्म प्रकाशन, वह स्वयं में अपने आप में आत्मगौरव का आभास करे, क्योंकि जब तक वह व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं होगा कि मैं ये कर सकता हूं, जब तक उसके अंदर ये ऊर्जा नहीं होगी, तब तक वह कोई कार्य नहीं कर सकता। इसलिए गिसेली महोदय इस बात की अनुशंसा करते हैं कि जब तक एक कुशल नेतृत्वकर्ता में आत्म प्रकाशन की क्षमता विद्यमान नहीं होगी, तब तक वह कुशल नहीं हो सकता है। उच्च वित्तीय पुरस्कार, हम ये देखते हैं वो किसी भी, ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रशासन या कोई भी नेतृत्व ऐसे ही चलते, उसके लिए इकोनॉमिक विषय होती है, तमाम समस्या होती है, उसके पुरस्कार की भी आवश्यकता होती है। क्योंकि वह यदि अच्छे कार्य करता है, उसे अगर अवार्ड नहीं मिलता है, तो अपने आप में वो थोड़ा से पीछे रह जाता है। इसलिए उससे बराबर अवार्ड, और दूसरों को, अपने सहयोगियों को भी, चाहे वह भौतिक हो चाहे मनोवैज्ञानिक हो, इसे हम साइकोलॉजिकल कहते हैं, और फिजिकल कहते हैं, भौतिक पुरस्कार, उन सबको भी उसे देना चाहिए, ताकि वह अपने सहयोगियों को साथ लेकर भी अच्छा नेतृत्व कर सकता है। कार्य सुरक्षा, अगर हम ये बात उन चीजों जिसे महोदय का ये मानना है, यह भी विद्यमान गुण होने चाहिए। वहीं पर एक कीथ डेविस महोदय हुए, उन्होंने नेता के 4 गुण बताए हैं। उन्होंने कहा कि बुद्धिमत्ता, कल हमने जैसे बात की कि एक अच्छे कुशल नेतृत्वकर्ता में एक अच्छी बुद्धिमत्ता का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वह उस कार्य के लिए अपनी बुद्धिमत्ता को दर्शा सकता है कि वह कार्य किस संदर्भ में, किस दिशा में जा रहा है, क्या वह समाज के लिए या उस वर्ग के लिए, क्या उस समूह के लिए वह फायदेमंद होगा कि नहीं होगा। क्योंकि एक कुशल नेतृत्वकर्ता वही हो सकता है जो अपने अपने समूह के फायदे के लिए, अपने समूह के लाभ के लिए जो अपना प्रयास है, उसे सफल बनाने के लिए किया जा सकता है। इसलिए एक सामाजिक परिपक्वता, वे कहते हैं जब तक वह समाज में सभी के साथ परिपक्व नहीं होगा, चाहे वह छोटा व्यक्ति हो चाहे वह बड़ा व्यक्ति हो। और भारतीय संदर्भ में अगर देखा जाए, तो इस चीज के गुण बहुत ज्यादा महत्व आवश्यकता है, क्योंकि भारत में इतनी ज्यादा विविधताएं हैं, चाहे वह भाषा के क्षेत्र में देख लें, चाहे वह और भी दूसरे क्षेत्रों में देख लें, जहाँ पे जाति संकीर्णता इतनी ज्यादा विद्यमान होती है, तो वहां भी अपने आप को सामाजिक परिपक्वता लाने में एक कुशल नेतृत्वकर्ता को बहुत बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए एक कुशल नेतृत्वकर्ता को एक सामाजिक परिपक्वता होना परम आवश्यक होता है। अंतः प्रेरणा एवं उपलब्धि चालक,
उसे अंतः प्रेरणा स्वतः ही अपने से आपसे स्फूर्ति जगानी होगी कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, तभी उसके सहयोगी उसे साथ देने के लिए तत्पर रहते हैं, वह तैयार रहते हैं और उससे उपलब्धि और वह उस जिस समूह के उद्देश्य हैं उस उपलब्धि पहुंचाने के लिए जो चालक का कार्य कर सकता है वह एक कुशल नेतृत्व करता ही कर सकता है। इसलिए उसमें ये सारे गुण विद्यमान होने चाहिए। मानवीय संबंध आवृत्ति, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग अलग रुचियां होती हैं, उनके संबंध होते हैं, उन संबंधों को एक समन्वय की प्रेरणा से वह अपने आप को सराबोर करना चाहिए एक कुशल नेतृत्वकर्ता में, ताकि वह सभी की अभिरुचियों को, जो उनकी समस्याएं हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, उन सभी इच्छाओं को वह अपनी इच्छा मान करके, अपने स्व को त्याग करके उन समूह के सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छा मान करके उनके लिए कार्य जो करता है वह एक सफल नेतृत्वकर्ता हो सकता है। हम इसके अंतर्गत ये देखते हैं कि हमने ये देखा कि ट्रेड थ्योरी, जिसमें गिसेली महोदय और कीथ डेविस ने अपने अपने जो उन्होंने गुण के बारे में बताया, तो काफी डीपली, लेकिन होती है कि क्या नेतृत्व करता होता है कि कौन की एक कुशल नेतृत्वकर्ता में, जिसमें हमने आपको बताया उनकी तीन, गिसेली महोदय की उनकी जो तीन थ्योरी थी, जिसमें तो इधर कीथ डेविस महोदय ने इस तरीके से चार अपने पॉइंट जो बताए, इससे ये कहा नहीं जा सकता कि ये जो एक कुशल नेतृत्वकर्ता में होता है वह एक जो सूचनाओं की, जो गुणों की एक सूची है वो काफी लंबी हो जाती है। इसलिए एक सफल नेतृत्वकर्ता में इतनी गुणों की सूची होना पर्याप्त नहीं माना जा सकता, या हो सकता है कि एक जब तक इन गुणों को कोई भी व्यक्ति आत्मसात नहीं कर पाता है तब तक वह एक कुशल नेतृत्वकर्ता नहीं बन पाता है। आवाजें आ रही है स्पष्ट सभी लोगों को? हमारी आप यस सर। जी तो इसके बाद हमने, क्योंकि मेरा टॉपिक ही था ट्रेड थ्योरी, तो इसके अंतर्गत मैंने बताया नहीं आप लोगों को। इसके बाद एक बिहेवियर थ्योरी आती है जिसे हम व्यवहार परक सिद्धांत भी कहते हैं। तो उसमें ये होता था कि जो, क्योंकि गुण के विपरीत उसका एक सिद्धांत जो आया कि क्या गुणों की व्याख्या, क्योंकि ये गुण कैसे मापन किया सकता है, इस मापन के लिए तो उसे सिद्धांत होना चाहिए, मापन हम कर सकते ही जा सकता है। इसलिए गुणों की सूची बहुत ही लंबी हो जाती है और अमूमन हर व्यक्ति में इन गुणों की सूची को तैयार नहीं देखा जा सकता, न तैयार किया सकता है। तो इसलिए व्यवहारात्मक वो सिद्धांत की परिकल्पना की गई, जिसमें ये कहा गया कि किसी भी व्यक्ति का व्यवहार उसके मापन के लिए सबसे ज्यादा होता है। वह जैसे जिस कार्य को करता है वैसे उसका व्यवहार गिना जाता है, वैसे उसके अंदर कुशल नेतृत्वकर्ता की क्षमता विद्यमान होती है। तो हम लोग इसमें बहुत ही डीपली नहीं पढ़ेंगे व्यवहारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत, क्योंकि कुछ अध्ययन भी हुए थे व्यवहारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत, जैसे मिशिगन अध्ययन हुए थे। उसमें ये कहा गया था कि जो कर्मचारी केंद्रित नेता होते हैं वो कर्मचारियों की जो प्रभुत्व है, उन्हें उन्हें जो सुख सुविधाएं, उनकी आवश्यकता है, उनको पूरी करने के लिए व्यवहारात्मक की सिद्धांत माना जाता है। और एक होता है उत्पादकता केंद्रित सिद्धांत, जिसमें उत्पादक को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाता है। लेकिन जहां पे हम गुणों की बात करें और व्यवहारात्मक में करें, दोनों में अंतर यही देखने को मिलता है, जहां पे गुणों की एक लंबी सूची तैयार की जाती है कि कुशल नेतृत्वकर्ता में ये गुण विद्यमान होने चाहिए, वहीं पर ये कहा जाता है कि किसी भी नेतृत्वकर्ता में व्यवहार का होना परम आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहना है तो उसे अपने व्यवहार से उन व्यक्तियों को प्रभावित करना पड़ेगा तथा उन कारकों को फेस करना पड़ेगा जिससे वह मानवीय संबंधों में जो आवृत्ति है, उनमें जो दरार उत्पन्न होती है, उनको दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। तो हम आप बात करेंगे नेतृत्व की शैलियां, क्योंकि इसके अंतर्गत हम लोगों ने, हमारे और दोस्तों ने, चाहे वह सुष्मिता त्रिपाठी जी हों या संजय पाल सर हों, काफी लोगों ने जो थ्योरी थी उसको पढ़ा दिया। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ हल्के से सिर्फ हम करूं, क्योंकि एमसी ग्रेगर चाहता हूं को थोड़ी बहुत दूं शैलियां।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है दो बहुत मुख्य ज्यादा। शैली अथवा और आलोक जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। नहीं, यहाँ पे तो अब आ रही है। हाँ, जी अब आ सर रही है। लगता है आ रही नेटवर्क इश्यूज है। तो अमूमन हम ये देखते हैं कि जो एक तंत्री शैली होती है, जिसे हम आधिकारिक शैली भी कहते हैं, यह बहुत ही एक नेता के परिप्रेक्ष्य में होती है, जिसे हम इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। क्योंकि जो नेतृत्व की शैली होती है, हम पहले इस बारे में बात कर लें कि नेतृत्व शैली होती क्या है। इसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि नेतृत्व शैली सामान्यतः लक्ष्यों की सफलतापूर्वक प्राप्ति का नेता द्वारा अपनाया जाने वाला जो कार्य सिद्धांत होता है, वह होती है नेतृत्व शैली। क्योंकि अमूमन हर व्यक्ति में अलग अलग क्षमताएं होती है, वह किसी भी समस्या का समाधान किस तरीके से करता है, ये उसके शैलियों पे, उसके व्यवहारात्मक सिद्धांत पे निर्भर करता है कि उस किस शैली से अपने उत्थान को, अपने इंस्टीट्यूट को आगे ले जाने का प्रयास करता है। इसलिए जो मुख्य शैलियां हैं, जिसमें हमने आपको बात कर रहे हैं, एक तंत्री अथवा आधिकारिक शैली। क्योंकि इसमें अमूमन जो नेता होता है, वह सिर्फ अपने सुख के लिए, या कह सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए जो उत्थान की बात होती है, जैसे आज अगर हम बात करें निजीकरण की बात करें, प्राइवेटाइजेशन की बात करें, तो आज ये शैली बहुत ही जरूरी मानी जा रही है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं घटती नजर, अवनति के स्तर पे आती चली जा रही। इसलिए इस शैली को अपनाना कहीं ना कहीं सरकार का उत्तरदायित्व माना जा रहा है। जिस तरीके से निजीकरण किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो उनका उत्तरदायित्व था, उन्होंने अपने उत्तरदायित्व को निभाने का प्रयास नहीं किया, या प्रयास किया तो अमूमन वो सफल नहीं हो पाए। इसलिए उन पर आधिकारिक जो शैली है, वो बहुत ही अच्छी मानी जा सकती है। क्योंकि जिस तरीके से हम ये देखते हैं कि प्राथमिक अध्यापकों में, क्योंकि यह विवादास्पद थोड़ा सा प्रश्न है, इसमें मैं उतना फोकस नहीं करूंगा, लेकिन आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। जिस तरीके से हमने देखा कि शिक्षा मित्रों को प्राथमिक विद्यालयों में रखा गया, उसके बाद वो क्वालिटी नहीं दे पाए जो क्वालिटी या समाज के अनुसार वो चाहती थी, लेकिन वह क्वालिटी नहीं हो पाई। अंततोगत्वा हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक वो टेट क्वालिफाइड नहीं होंगे, जब तक उनके अंदर वो कुशलता नहीं व्याप्त होगी, तब तक वो सही कार्य नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको निकाल दिया जाए। तो इस तरीके से सरकार ने जिस तरीके से उनके टेट की परीक्षा ली, और वह कुछ असफल भी हुए अधिकतर, तो ये मैं नहीं कह सकता कि उसमें कुछ सफल नहीं थे, कुछ कुछ में कुशलता नहीं थी, बिल्कुल थी कुशलता। लेकिन कहीं ना कहीं जो इस तरीके से जो निजीकरण का प्रभाव जिस तरीके से चल रहा है, कहीं ना कहीं हम शिक्षक भी अपनी जवाबदेही से पीछे हटे हैं, जिस तरीके से निजीकरण का दौर चला है। इसलिए हमें एक ऐसे तंत्र की आवश्यकता थी, जहां पे एक ऐसे प्रधानाचार्य की आवश्यकता है, जहां पे शिक्षकों को ये कार्य सौंपा जाए कि आपको ये कार्य करना है तो करना है। इस तरीके से कहीं ना कहीं जो एक नेता होता है, वो अपने सदस्यों में एक भार स्वरूप उनको कह देता है कि आपको ये करना होता है, उसके स्वयं के हितों की बात नहीं करता है। इसलिए यह शैली अपने आप में थोड़ी सी अनोखी सी मालूम होती है। लेकिन दूसरी जो प्रजातांत्रिक, जिसे हम डेमोक्रेसी शैली कहते हैं, लोकतंत्र में यह ज्यादा व्याप्त होती है। क्योंकि यह प्रजातांत्रिक नेता विनिश्चयीकरण प्रक्रिया में अधीनस्थों के योगदान को प्रोत्साहित करता है। क्योंकि इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो भी निर्णय होते हैं, वह सामान्यतः समूह के जो सभी सदस्य होते हैं, उनके सहयोग से निर्णय लिए जाते हैं, या कह सकते हैं उनके विचारों को सुना जाता है। फिर एक निर्णय पर हम एक निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं, जिससे हम होते हैं। वहीं पर हम एक तंत्री की बात करें, जो आधिकारिक शैली हम जिसे कहते हैं, उसमें जो फैसला होता है, जो अंतिम निर्णय होता है, सिर्फ प्रधानाचार्य लेता है। अपने किसी भी समूह से वह कोई भी निर्णय नहीं लेता है। अमूमन हम वैसे ही बात कर परिकल्पना कर सकते हैं, जिस तरीके से प्राचीन काल में कोई भी राजा होता था, उसका अंतिम निर्णय ही सत्य होता था, चाहे वह गलत ही निर्णय क्यों ना सुना। तरीके से जिस तरीके से समाज परिवर्तन जिस तरीके से हुआ, उस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आज जो प्रजातांत्रिक शैली है, वो ज्यादा सर्वमुख मानी जाती है। अब हम बात करते हैं लेसज फेयर, क्योंकि ये अन्य गौण शैलियां भी मानी जाती हैं। इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि इस शैली में नेता
सभी कार्य एवं समस्याएं अपने अधीनस्थों द्वारा कराया जाता है और यह उस पर भार डाल देता है। अधीनस्थों से यह आशा की जाती ही है कि वे ही इस लक्ष्य का निर्धारण करें एवं उसकी प्राप्ति हेतु योजनाएं बनाएं, क्योंकि जो अहस्तक्षेप शैली होती है इसमें यह होता है कि जो मुख्य नेता होता है, ये जो सर्वे सर्वा होता है, वह कहता है कि आप जो कार्य कर रहे हैं आप अपना कार्य कीजिए और उन पर यह कार्य दबाव दिया जाता है कि आपको ये प्राप्त करना है तो प्राप्त करना है। मैं इसमें आपको किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करूंगा, लेकिन मुझे ये निर्णय लेना है तो लेना है। इसमें जो होता है यह निर्णय तभी सार्थक हो सकता है जब उसमें रहने वाले जो कर्मचारी होते हैं वे कुशल हों, वो अपने कार्य के प्रति बहुत सचेत हों, आत्म प्रेरित हों, तभी वो कार्य को कर सकते हैं। अपने स्व की त्याग को छोड़ करके वह उस संस्थान को ऊंचा उठाने के लिए जो प्रयास कर सकते हैं उच्च शिखर पर जा सकते हैं, अन्यथा यह अपने आप में नीचे चली जाती है। हम दूसरी शैली बात करते हैं, पिता तुल्य शैली। इसके अंतर्गत इस प्रकार की शैली को अपनाने वाला नेता होता है जो वो अपने अधीनस्थों से, अपने जो नीचे तबके के लोग होते हैं या अपने जो अधीनस्थ होते हैं उसके कर्मचारी, उनसे बहुत ही पिता तुल्य व्यवहार करता है। इससे ये होता है कि उससे जो भी उसकी आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है और उनसे जो कार्य होते हैं बहुत ही बखूबी तरीके से अंजाम भी देता है और उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो नीड्स हैं, उनको भी लगता है कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जिस तरीके से हम ये देखते हैं कि जैसे पहले यूनियन का प्रभाव नहीं था, यूनियन नहीं होते थे किसी भी इंस्टीट्यूट या संस्थान में, तो उस तरीके से जो कर्मचारी होता था वह सीधे अपनी बात को अपने जो मुख्य नेता या कह सकते हैं जो उसका संचालन होता था, जो जिसके अंडर वो कार्य होता था, उसके इर्द गिर्द ही सारी चीजें होती थी। इससे जो कर्मचारी वर्ग होता था वह भी अपने आप में बहुत ही संतुष्ट फील करता था। लेकिन जैसे जैसे हम देखते हैं आधुनिकता के इस दौर में जैसे जैसे चीजों का मजदूर वर्ग की संख्या बढ़ती गई और जो अमीर तबके के या इंस्टीट्यूट के जो सर्वे सर्वा थे वो अपने अधिकारों को छीनने का प्रयास करने लगे और उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं करने लगे। इस तरीके से ये जो शैली है अपने आप में थोड़ी सी अलग सी महसूस होने लगी, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट या संस्थान अपने कार्यों को अपने स्तर तक ही प्यार करता है या पिता तुल्य ही मानता है। अगर उसके अंदर कुछ भी विरोध की भावना आती है तो उसे वह नकार देता है। इसलिए यह शैली उतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं हो पाती है। अब हम बात करते हैं व्यवहार शैली। इस शैली के अंतर्गत प्रबंधन के अंतर्गत एक शैली का प्रयोग करने वाले नेता पुरस्कार अथवा दंड पद्धति के माध्यम से अपने कर्मचारियों को प्रेरित करने का प्रयत्न करते हैं। इससे यह होता है कि जो कोई भी कार्य होता है, इसे मैक्स वेबर ने 1947 में दिया हुआ था इस सिद्धांत को, जिसमें यह होता था कि जो उसके कर्मचारी वर्ग होते थे उन्हें प्रासंगिक पुरस्कार, जैसे हमने आपको बताया, वह फिजिकल हो चाहे वह साइकोलॉजिकल पुरस्कार हो, उन पुरस्कारों को वह देते थे। जिसमें अगर वह फिजिकल पुरस्कार होते थे तो उन्हें कुछ अवार्ड भी मिलते थे और साइकोलॉजिकल जिसे हम टर्म्स कहते हैं वह बहुत ही ज्यादा प्रभावी होते हैं कि हमें हाँ कहते हैं, जैसे हाँ शाबाश आपने बहुत अच्छा किया, या उनकी पदोन्नति कर देते थे। इस तरीके से यह व्यवहार शैली के अंतर्गत आता है, जिस तरीके से शैली बताई गई है। रूपांतर शैली के अंतर्गत हम बात करते हैं। इस शैली को अपनाने वाले नेता अपने कर्मचारियों के प्रत्यक्षीकरण में को बाधा नहीं रहने देते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य अपने कर्मचारियों की आवश्यकताओं को परिवर्तित तथा रूपांतरित एवं उसकी सोच को पुनः निर्देशित करना होता है, क्योंकि जब तक कर्मचारियों को हम अपने आप से उन्हें आत्म प्रेरित नहीं करने की प्रेरणा देते हैं तब तक वो अपने आप में बहुत ही नीरस हो जाते हैं। हम थोड़ी सी नीट की अगर हम थोड़ा सा एग्जाम्पल दें, जिस तरीके से भारत में वैक्सीन या जिस तरीके से वैश्विक महामारी के अंतर्गत हम लोग कोरोना से सभी लोग पूरा देश आज जूझ रहा है, उस प्रकार से भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी, उन्होंने डॉक्टरों से आह्वान किया कि आप लोग कुछ ऐसा कीजिए। आप वैज्ञानिकों से उन्हें आग्रह किया, उन्हें प्रेरित किया कि आप वैक्सीन की उपलब्धता पर अनुसंधान कीजिए। तो उन्होंने बहुत ही कम समय में एक वैक्सीन को इतना अच्छा डेवलप किया कि भारत में आज भी चीजें जिस तरीके से विकराल रूप धारण कर रही थी उस तरीके से उन्होंने क्या किया, उससे आराम से उसे नीचे स्तर पर लाने का प्रयास किया। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि किसी भी इंस्टीट्यूट को अगर उसका जो सीएमओ होता है, इसका जो मुख्य अधिकारी होता है, उससे अगर अपने कर्मचारियों को उनके पद
पथ को जब तक निर्देशित नहीं करता तब तक उनके अंदर एक उमंग की भावना नहीं आ पाती है। अब हम बात करते हैं सहभागी या पार्टिसिपेटर्स स्टाइल की। इसके अंतर्गत इस शैली में अधीनस्थों एवं कर्मचारियों से प्राप्त आगतों को भी महत्व दिया जाता है। इसमें यह कहा जाता है कि जो भी डिसीजन होते हैं वह एक सहभाग, वह भी उस कार्य में सहयोगी होता है, उस सभी कर्मचारी को जब लेकर चलता है, जिससे हम कहते हैं शक्तियों का विकेंद्रीकरण। जिससे हम ये देखते हैं कि जिस जिस व्यक्ति में, जिस इंस्टीट्यूट में जो भी कर्मचारी होते हैं उनके कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, इससे उनमें अपने प्रति जवाबदेही हो जाती है और वो कार्य को बड़े बखूबी तरीके से अपने कार्य को करते हैं। अब एक आती है लास्ट सहयोगी शैली। यह सहयोगी शैली एक दूसरे को सहयोग करने के लिए कहा गया है। इसमें संगठन के प्रत्येक कर्मचारी की संगठन संबंधी नीति निर्णयों में सम्मिलित करने का प्रयत्न करती है। सभी निर्णय सदस्यों के सहयोग सुझाव के अनुसार लिए जाते हैं, जिसे हम सहयोगी शैली कहते हैं। हमने अभी आपको बताया कि एक तंत्र शैली कैसी होती है, क्योंकि ये मुख्य हैं और वे सारे गौण हैं। तो इस तरीके से हमें देखते हैं कि इस चित्र के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से आप सबको दिखाई दे रहा होगा कि जो एक तंत्री शैली होती है, जो इसका मुख्य नेता होता है, जो नेतृत्व करता होता है, वही सर्वे सर्वा होता है। वह अपने मनमानी तरीके से कोई भी कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध होता है। वह अपने सभी कर्मचारियों को, चाहे वह कितना भी उन पर भार डाल दे, वह कर्मचारी उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाते हैं। वहीं पर हम डेमोक्रेटिक या प्रजातांत्रिक शैली की बात करें तो इस तरीके से जिसमें होता है, जिसमें सभी लोगों के सुझाव को माना जाता है, फिर हम एक सही निर्णय पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। अब हम बात करते हैं फिलॉसफिकल अप्रोच थ्योरी एक्स एंड वाई की। इसमें वाई नहीं लिखा गया है गलती से। तो हम आज एमसी ग्रेगर के बारे में जानना चाहेंगे। फिलहाल हमने एमसी ग्रेगर के बारे में उतना उनके जीवन परिचय को इस पीपीटी में नहीं ऐड किया है, फिर भी हम ये बात करते हैं कि उन्होंने जो एक्स और वाई थ्योरी थी वह किस लिए दी और क्यों दी, इस बारे में हम बिल्कुल विचार करेंगे। आप लोगों तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है सही तरीके से? यस सर। यस सर। ठीक है, थैंक यू। हम ये देखते हैं कि जो एमसी ग्रेगर थे वो प्रबंधकी को विज्ञान या कला के प्रश्न पर स्पष्ट नहीं होते हैं। किसे हम प्रबंध, जो हमारा जो मैनेजमेंट होता है, उसे हम विज्ञान या कला की संज्ञा दे। वे कहते हैं उसे मानवीय व्यवहार से संबंधित करते समय विज्ञान वाले स्वरूप पर तो बिल्कुल गंभीर नहीं होते हैं। इसलिए उनके लिए गंभीरता का प्रश्न यह है कि प्रबंध एक ऐसी एजेंसी है या ऐसी प्रणाली है जो वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग व्यवहारिक लक्ष्यों की पूर्ति में कर सके। उन्होंने अपनी प्रथम पुस्तक उद्यम का मानवीय पक्ष, द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज 1960 में उन्होंने लिखा। वे कहते हैं, मैं परंपरावादी प्रबंध की धारणा का उन्मूलन करते हुए एक नए प्रश्न का जवाब तलाशते हैं कि सफल प्रबंधक पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं। इसलिए वह असमंजस की स्थिति में होते हैं एमसी ग्रेगर, जिसे हम मैक ग्रेगर भी कहते हैं। तो ये कहते हैं कि जो हमारा प्रबंधकीय तंत्र है वह उस प्रश्न का जवाब तलाशना चाहते हैं कि देखते हैं कि वो प्रबंधक जो मैनेजमेंट को संभाल के चलता है, एक कुशल प्रबंधक जो किसी भी इंस्टीट्यूट का जो सर्वे सर्वा होता है, वह किस तरीके से, क्या वह पैदा होता है, जन्मजात उसके अंदर वो शक्तियां विद्यमान होती हैं या वो बनाए जाते हैं। इस बारे में वो चर्चा करते हैं। उन्होंने एक इसी बारे में एक्स और वाई थ्योरी दी है। वे कहते हैं कि यदि हम प्रबंधकीय विकास के अध्ययन को मात्र औपचारिक कार्य पद्धति तक सीमित रखें तो हम भटक कर गलत रास्ते पर चले जाएंगे। इसलिए वे कहते हैं यह प्रतिपादित करने का प्रयास वो करते हैं कि प्रबंध की महत्वपूर्ण समस्याओं में एक समस्या प्रबंधकों के चयन की है, क्योंकि जब तक हम अपने प्रबंधकों के चयन की समस्या को जब तक नहीं दरकिनार कर पाएंगे तब तक हमारा जो मैनेजमेंट है वह सही तरीके से नहीं हो पाएगा। और वर्तमान चयन पद्धति दोषपूर्ण वो बताते हैं और कहते हैं कि यह कार्य की जरूरत के मुताबिक वास्तविक क्षमतावान प्रबंधकों को चयन करने में असमर्थ होता है। इसका ध्यान अधिकाधिक प्रतिभा संपन्न और विशेषज्ञ प्रबंधकों के चुनाव पर होता है, जबकि ज्यादा प्रतिभावान और विशेषज्ञ संगठन में मामूली योगदान ही कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें प्रतिभा के बेहतर उपयोग की समझ नहीं हो पाती है। वो कहते हैं अपने शब्दों में, उस बुक में कहते हैं, जिसे हमने आपको ये बुक बताई है, द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज 1960 में,
उन्होंने ये कहा कि यदि प्रबंधक यदि बनाए भी जाते हैं तो उसमें औपचारिक प्रयत्नों का मामूली योगदान ही रहता है। वस्तुतः यह प्रबंधकों की धारणाओं और उनकी क्रियान्वित करने के वास्तविक तरीकों का परिणाम अधिक होता है। प्रबंध एक ऐसा व्यवसाय है और उसकी सफलता के लिए यह जानना जरूरी होता है कि कार्यकर्ताओं में वास्तविक क्षमता है या नहीं, और यदि नहीं है तो उसे कैसे विकसित किया जाए। मैग्रेगर नियंत्रण की परंपरावादी इस धारणा से भी असहमत हैं कि नियंत्रण प्राधिकार से उत्पन्न होता है। वह कहते हैं अपनी पुस्तक में, हम अपने नियंत्रण की क्षमता को बढ़ा कर सकते हैं यदि हम यह मान लें कि नियंत्रण मानवीय स्वभाव द्वारा स्वीकृत एक क्षेत्र है, न कि हमारी इच्छाओं का परिणाम। वे आगे भी कहते हैं, यदि नियंत्रण संबंधी हमारे प्रयास असफल रहते हैं तो आमतौर पर ऐसा हमारे अनुपयुक्त नियंत्रण के साधनों के कारण होता है। यदि हम यह सोचें कि मनुष्यों द्वारा आपसी हमारी भविष्यवाणी के अनुरूप व्यवहार नहीं करना उनकी गलती है, तब तो हम कभी अपनी प्रबंधकीय कुशलता में सुधार नहीं कर पाएंगे। उनका यह मानना था कि जब तक हम अपने प्रबंधकीय क्षेत्र में जब तक कठोर नीति जब तक धारण नहीं कर पाएंगे या शिथिल नीति, वो इस चीज की बात करते हैं, वे कहते हैं कि कठोर नीति में दंड और भय का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति में कोई भी कार्य होता है, अगर उसमें दंड और भय जब तक नहीं होगा, क्योंकि कोई भी स्थापित के लिए दंड और भय का सहारा लेना ही पड़ेगा, इस बात पर बल देते हैं। लेकिन वे ये भी कहते हैं इसका परिणाम हड़ताल या तालाबंदी आदि के रूप में सामने आ सकता है। इसलिए वह बहुत ही इस बात से लिए थोड़ा सा संकुचित भी होते हैं कि इसका कहीं गलत परिणाम ना निकल जाए। इसलिए वह, क्योंकि ये MC मैग्रेगर जो होते हैं वह मैनेजमेंट कोटे से आते हैं, मैनेजमेंट के संदर्भ में अपनी बात करते हैं, लेकिन एजुकेशन के क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान साबित होता है। और वे कहते हैं कि अगर शिथिल नीति में छूट का प्रावधान किया जाता है, क्योंकि यह मध्यम मार्गी होती है, इसमें आर्थिक प्रोत्साहन का अधिक सहारा किया जा सकता है, कार्मिकों की मांग की पूर्ति की जाती है और उसमें और मामूली तौर पर दबाव भी बनाया जा सकता है, जिसे मैग्रेगर स्केलर सिद्धांत भी कहते हैं। वे कहते हैं कि मानवीय व्यवहार के लिए भविष्यवाणी की जा सकती है यदि प्रबंधकों को सामाजिक ज्ञान की स्पष्ट जानकारी और उनका दृष्टिकोण मानवीय हो, क्योंकि जब तक हम व्यक्ति के साथ मानवीयता का संबंध नहीं रखेंगे तब तक वो अपने दंड और भय जो उसका है उसकी चीजों को वह दरकिनार नहीं कर सकता है। अगर वह व्यक्ति शिथिल होता है तो भी अपने कार्य को बखूबी तरीके से पूर्ण नहीं कर सकता है। मैग्रेगर ने अपनी प्रबंध संबंधी विचारधारा को क्रमशः एक्स और वाई थ्योरी, जिसे हम सिद्धांत भी कहते हैं, के नाम से द ह्यूमन साइड ऑफ द इंटरप्राइज, जो 1960 में उन्होंने प्रतिपादित किया था, उसमें एक्स सिद्धांत संबंध की परंपरावादी विचारधारा का और वाई सिद्धांत आधुनिक मानवीय विचारधारा का प्रतिनिधित्व बताते हुए कहते हैं जो एक सिद्धांत होता है उसमें जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो कार्य करते हैं। जो वाई सिद्धांत वाले व्यक्ति होते हैं वे व्यक्ति उत्साही होते हैं, अपने कार्य के प्रति ज्यादा वह सजग रहते हैं और इंस्टीट्यूट की उपलब्धि के लिए वह भरसक प्रयास करते रहते हैं। वे कहते हैं कि एक सिद्धांत बल प्रयोग के बाहरी दबाव जैसे नियंत्रण को अपनाता है, जबकि वाई सिद्धांत प्रेरणापूर्ण स्वनियंत्रण में ही नियंत्रण की वास्तविक सफलता देखता है। मैग्रेगर ने इनके मध्य पूर्ण विभाजन को अस्वीकार किया, अर्थात दोनों का सह अस्तित्व हो हम के मकान, अगर हम वही होता है मर्रा की जिंदगी है जिसमें उसकी रोजी के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है रोटी कपड़ा मकान, अगर वह किसी भी संस्थान में लग जाएगा और कि उस आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी तो अपने कार्य को सही तरीके से अपने इंस्टीट्यूट को ऊंचा नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो पहले उसकी आवश्यकता है वह रोटी कपड़ा और मकान है और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह कुछ भी कार्य करने के लिए तत्पर रहता है। इसलिए वह अगर उनके पास इन आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए तो वह वाई सिद्धांत में आ सकते हैं, अन्यथा वह एक्स सिद्धांत में चले जाते हैं जिसमें वह कामचोर हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने शिथिलता का कारण यह बताता है कि उसकी जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी
पूर्ति नहीं हो पाती और वह कुंठित भी चला जाता है। एक सिद्धांत जिसे पारंपरिक रूप से छड़ी गाजर सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे छड़ी गाजर सिद्धांत इसलिए कहा जाता है जब तक हम छड़ी का उपयोग नहीं कर सकते हैं किसी भी कर्मचारी के लिए, जब तक हम दंड और भय का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तब तक वह अपने जो उसका उत्पादन, यहाँ पे गाजर का संबंध उत्पादन से लिया गया है, जब तक वह कोई भी फसल होती है अगर हम उसके लिए सही तरीके से उसके उपयोग के लिए सही वातावरण उसके नहीं देते हैं तब तक, और वह जब तक उससे हम दंड और भय का नहीं दिखाते हैं तब तक वह अपने जो कर्मचारी होता है वह अपने उत्पादन में कार्य में संलग्न नहीं होता है। इनके अनुसार औसत मनुष्य जन्मजात आलसी, लोभी, लालची तथा असहयोगात्मक होता है। यह मानवीय संगठन की छुपी हुई क्षमता है जिसे प्रकट करने के लिए आर्थिक प्रलोभन देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति होता है, अगर उसकी जो मूल आवश्यकता है, अगर वह आलसी हो रहा है तो उसकी मूल आवश्यकताओं की कहीं ना कहीं पूर्ति नहीं हो पाती, या कभी कभी यह भी होता है कि वह मूल आवश्यकताओं की पूर्ति तो रहती है फिर भी वह अपने इंस्टीट्यूट को चलते। से हम अगर सामाजिक परिप्रेक्ष्य की बात करें कि अगर हम किसी भी क्षेत्र में समाज में जाते हैं तो वहां पे परिवर्तन होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं और हमें वह बुराई बुराई हमें अच्छाई में तब्दील करने के लिए प्रेरित करती है कि वहां पे परिवर्तन किया जाए। लेकिन जैसे जैसे हम वहां पे अधिक समय तक रहते हैं और वह बुराई हमें अच्छाई में तब्दील कर देती है, हमें वह बुराई अच्छाई सी लगने लगती है। इसलिए मैग्रेगर ये इस बात पर बल देते हैं कि ऐसे लोभी और लालची इंसानों की भी चयन करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, जो अपने इंस्टीट्यूट को जैसे कि जिंदगी है वैसे को जैसे तरीके से चलाए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं जिंदगी को, उस तरीके से उन्हें निकालने की आवश्यकता है या उन्हें दंड और भय की आवश्यकता दिखानी है ताकि वह अपने कार्य के प्रति सजग हों और अपने इंस्टीट्यूट को उच्च स्थान पहुंचाने का प्रयास करें। मैग्रेगर स्वयं ही मनुष्य के संबंध में उक्त मान्यताओं जो हमने आपको बताया तथा उससे काम लेने के दोनों तरीकों को खारिज करते हैं, क्योंकि अगर वह उसे हम आर्थिक प्रलोभन देते जाएंगे तो वह जो इंस्टीट्यूट होता है उसके पास जो आर्थिक संसाधन है उसकी भी कमी कहीं ना कहीं खलती चली जाती है और वह इंस्टीट्यूट अपने आप में जो इस उत्थान की वह अग्रसर होता रहता है, उस अवनत के स्तर पर वह आता चला जाता है। इसलिए वह कहते हैं कि यह थ्योरी मनुष्य को मात्र भय की भाषा जानने वाला एक असुरक्षित प्राणी मानता है जो प्रत्येक अवस्था में कामचोर प्रतीत होता है। मैग्रेगर ने यह पाया कि उस समय के औद्योगिक संगठनों में एक सिद्धांत की मान्यताएं ही ज्यादा प्रचलित थी, क्योंकि लोग काम करना नहीं चाहते थे और आराम की जिंदगी, ऐश्वर्य की जिंदगी प्राप्त करने की इच्छा रखते थे। इस सिद्धांत की कुछ मान्यताएं भी हैं जिसे हम लोग देख लेते हैं कि आलोक। हाँ सर। हाँ, कितनी स्लाइड है अभी? अभी सर 1 2 अच्छा, ठीक सर ठीक काफी। ठीक ठीक है, तो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, और मेरा ये मानना है, आप लोग भी बताना कि अब हम इस जो एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास है इसको कंटिन्यू कर लें, जिससे कि हम लोगों का 15 जून तक कंप्लीट हो जाए सिलेबस, है ना, जल्दी से जल्दी। जी सर। आप लोग बताना इसके बारे में कि अगर जैसे 3 दिन चलती है इसको कंटिन्यू करके इसको निपटा लिया जाए, जिससे कि सारी चीज़ें कवर हो जाएं, आप लोगों का भी एक टाइम बचेगा और कुछ चीज़ें कम से कम निपटेंगी, है ना। हाँ सर फीडबैक सर थोड़ा सर। नहीं, आलोक बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, कल भी अच्छा करा था, लेकिन आप थोड़ा सा कल से एक चीज़ पे ध्यान देना, थोड़ा नेटवर्क की जो प्रॉब्लम रहती है ना, हाँ वो चीज़ थोड़ा सा, जी हाँ जिसे अपना डेटा थोड़ा बचा के रखें नेक्स्ट जिसकी भी प्रेजेंटेशन होने वाली होती है, तो या फिर आजकल वो डेटा के नए 1 दिन के लिए पैक भी मिलते हैं, वो आप करवा सकते हैं रिचार्ज उसके लिए। तो आपका वो नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, बाकी सर। सारा फीडबैक जो मिलेगा वो आपकी जब प्रेजेंटेशन हो जाएगी तो आपकी क्लास के स्टूडेंट्स भी बताएंगे और उनकी क्वेरी भी होंगी कुछ इसके रिगार्डिंग, वो आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो ये काम करते हैं हम लोग। ठीक, कल आप लोग बताना मुझे कि क्या करना है कैसे,
अगर ऐसे आप लोग कंफर्टेबल हैं तो हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू कर लेंगे, और जैसे कि ये 6-7 लोगों की प्रेजेंटेशन रहेगी, फिर ये पेपर निपट जाएगा। ठीक, थैंक यू सर। हाँ ठीक है, चलिए फिर हम कल हाँ मेजरमेंट की क्लासेस में